हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा टेस्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। अगर अभी आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके थे, तो आज से आगे देखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? यानी हमें बताना है कि प्राण पोर्टल का कौन सा उद्देश्य है। ऑप्शन है ए, यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। ऑप्शन बी, यह दूर दराज के क्षेत्रों जहां शिक्षा का भौतिक बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है वहां ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगा। ऑप्शन सी, यह ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करेगा। और ऑप्शन डी, यह राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन की समस्या रहित वितरण सुनिश्चित कराएगा। कौन सा इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्राण पोर्टल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेष अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से अधिकार या विशेष अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को वो अधिकार नहीं दिए गए हैं। नंबर 1 है हमारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है आर्टिकल 15 के तहत। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 2 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। नंबर 3 है उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का अधिकार। ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और नंबर 4 है संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यानी संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार यानी सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया गया है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं। यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक ऑप्शन ए केवल 75 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत के साथ पारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी, न्यूनतम 100 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। और ऑप्शन डी, कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा इसका सही आंसर है? यह पूछा गया है कि अगर किसी विशेष दिन राज्यसभा में मतदान के समय केवल 150 सदस्य ही उपस्थित होते हैं, राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वर्तमान में 245, उनमें से अगर 150 सदस्य ही उपस्थित होते हैं तो इस स्थिति में आर्टिकल 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक कैसे पारित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना ये पारित नहीं किया जा सकता। यानी संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पारित होने के लिए कम से कम 123 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ एक तरफ है समिति और दूसरी तरफ है उनके अध्यक्ष। हमें बताना है कि इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है हमारा संघ शक्ति समिति,
संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना कि सरदार पटेल, तो ये हमारा गलत सुमेलित है। नंबर 3 है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। हमारा सही आंसर होगा केवल एक सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी बिल्कुल सही कथन है। अनुच्छेद 29 का दायरा अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 29 का दायरा अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति के प्रत्येक अवयस्क संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर देता है तो उस व्यक्ति के प्रत्येक जो अवयस्क संतान है उसकी भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। कथन नंबर 2 है जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में ही मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है, इसलिए कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है, ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा की जा रही है तो उस मामले की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं करता है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। कथन नंबर 2 है इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है, तो ये कथन हमारा गलत है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, ना कि राज्य मंत्री के समकक्ष, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ना कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष करते हैं, तो ये कथन भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कथन नंबर 1 है राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये कथन हमारा गलत है। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सरकार की प्रणाली अपनाई गई है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर है कथन 1 और कथन 3 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत में गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज की प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। कथन नंबर 2 है पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन घटा है, इसलिए हमारा सही आंसर है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। कथन नंबर 2 है यह उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019। कथन नंबर 1 है इस अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो कि भारत के हितों को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये कथन हमारा सही है। कथन नंबर 2 है यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि यह राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों को नहीं बल्कि सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। नंबर 1 है द्वैध शासन पद्धति, ये भी भारत की संघीय विशेषता है। नंबर 2 है एकीकृत न्यायपालिका भारत की एकात्मक विशेषता है, ना कि संघात्मक विशेषता, इसलिए ये नहीं होगा। नंबर 3 है द्विसदनीय व्यवस्था भारत की संघीय विशेषता है। और नंबर 4 है लिखित संविधान भी भारत की संघीय विशेषता है। हमारा सही आंसर है 1, 3 और 4 भारत की संघीय विशेषताएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भारत में चुनाव के लिए एक तरीका अपनाया गया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले आओ पहले पाओ। कथन नंबर 1 है, भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान ने लोकसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, इस प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि इस प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए केवल बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, 50% की ऐसी कोई शर्त नहीं है, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किन्हें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है। यानी इनमें से किन्हें नीति निर्देशक यानी किन नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए इनमें से किन अधिनियमों को अधिनियमित किया गया है। नंबर 1 है बोनस संदाय अधिनियम 1965, इसे भी किया गया है, यानी इस अधिनियम को भी नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है। नंबर 2 है ठेका श्रम विनियमन और उत्साधन अधिनियम 1970, ये भी है। नंबर 3 है बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976, इसे भी अधिनियमित किया गया है। और नंबर 4 है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इसे भी अधिनियमित किया गया है। यानी भारत में नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए इनमें से बोनस संदाय अधिनियम 1965, ठेका श्रम विनियमन और उत्साधन अधिनियम 1970, बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इन सभी अधिनियमों को अधिनियमित किया गया है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी बिल्कुल सही हैं, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 7 पदेन सदस्य होते हैं, जिनमें आते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, ये भी बिल्कुल आते हैं। नंबर 2 है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ये नहीं आते हैं। नंबर 3 है अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, ये भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। नंबर 4 है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ये भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पदेन सदस्य होती हैं। और नंबर 5 है दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, तो ये भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इसलिए इनमें से होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये सभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है 1, 3, 4 और 5 सही है, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, ये सतह से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ये सतह से हवा में मार करने वाली एक पोर्टेबल मिसाइल है। कथन नंबर 2 है इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है, तो ये कथन हमारा गलत है। इसे DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कथन नंबर 2 है
आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ये कथन हमारा गलत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ना कि संसद में, तो ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन एक सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तब राष्ट्रपति को कुछ असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वही पूछा गया है कि हमें इन पर विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। कथन नंबर 1 है, वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है, इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाएगा, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाएगा। कथन नंबर 3 है, वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है या उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है, तो ये कथन हमारा गलत है। वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को ग्रहण नहीं कर सकता। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 और केवल कथन 2, यानी कथन 1 और कथन 2 सही है, जबकि कथन 3 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, ये बॉन्ड 5 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड 5 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं। कथन नंबर 2 है, इनका द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जा सकता है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जा सकता है। और कथन नंबर 3 है, अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, तो ये कथन हमारा गलत है। अनिवासी भारतीयों को भी इनमें निवेश करने की अनुमति दी गई है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। कथन नंबर 1 है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता यानी अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। कथन नंबर 2 है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार के द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार के द्वारा किसी दूसरी जगह उनकी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 3 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, लोकायुक्त पद का गठन सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो लोकायुक्त का पद है उसका गठन सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था 1971 में। कथन नंबर 2 है, किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। और कथन नंबर 3 है, लोकायुक्त के द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं,
तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो लोकायुक्त के द्वारा सिफारिशें दी जाती हैं वो केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और राज्य सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 3 बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसका पदेन अध्यक्ष होता है जिला मजिस्ट्रेट। कथन नंबर 2 है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। नंबर 1 है राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति, नंबर 2 संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन और नंबर 3 राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो नंबर 1 राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति और नंबर 2 संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन, इनमें संसद अपने साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। ये आर्टिकल 368 की सीमा से बाहर है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और केवल 2 कथन बिल्कुल सही हैं। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन करने के लिए ये राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद को अपने विशेष बहुमत की इसमें आवश्यकता पड़ती है और ये आर्टिकल 368 की सीमा के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी, तो बिल्कुल सही है। भारत की संविधान सभा में प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी, इसलिए ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। संविधान सभा में जो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था वो रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था, इसलिए ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया था, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को और संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 75 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस किया है। 50 क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके थे, 50 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।